हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन। ये सिर्फ आरपीएफ का बात नहीं है, जीके जीएस सारे एग्जाम में लगभग सेम होते हैं, चाहे वो दरोगा हो, रेलवे हो, एनटीपीसी का या फिर हमारा बिहार एसएससी का एग्जाम हो, जीके जीएस सेम होता है। ये हमारा तीसरा सेट है, यानी इससे पहले हम 2 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। हमें अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से। तो वेद के बारे में देखा जाए कि ऋग्वेद क्या था, तो ये वैदिक सांस्कृतिक भजनों का संग्रह था, ठीक है। वेद में वेद कितने हैं? अगर पूछा जाए कि वेद कितने हैं तो वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद के बारे में बात किया जाए कि सबसे पुराना वेद हमारा कौन है, तो सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ऋग्वेद में पूछा जाएगा मंडल की संख्या कितनी है, सबसे पहला बार। तो मंडल हमारा 10 है। अगर बालखिल को भी जोड़ दिया जाए ना तो मंडल की संख्या 11 हो जाएगी। अगर बोला जाए कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है। पूछा जाए वंश मंडल किसे कहते हैं, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वंश मंडल जो हमारा है ये कहा जाता है दूसरे से 7वें मंडल को। नया मंडल कौन होता है? ऋग्वेद का सबसे आधुनिक मंडल कौन है, तो ये हमारा जो 10वां मंडल है उसे हमारा नया मंडल कहा जाता है, यानी 10वां मंडल। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि सोम देवता को समर्पित है कौन सा मंडल, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और अगर वेद के बारे में देखें तो वेद हमारा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में था, जिसमें से वेद को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं पूर्व वैदिक काल और एक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल, है ना। यहाँ हमारा वेद डिवाइड था। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कि हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए भाई, आप हमको आओ, आंसर कराओ और चले जाओ, हम वही करेंगे, ठीक है। जैसा आप कमेंट में बोलोगे वही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन देखो, ये सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मैप से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो आंसर होगा असम। तो आप हमें बताना कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है ना। अब एक बार थोड़ा मैप में देख लेते कि 8 वो कौन कौन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता कि केंद्र शासित प्रदेश 8 कहाँ कहाँ पर है। तो सुनना, अच्छे से देख लेना मैप, मैं जूम कर दे रहा हूँ। एक हमारा है ये जम्मू कश्मीर, दूसरा हमारा लद्दाख, तीसरा हमारा यहाँ है चंडीगढ़ और चौथा हमारा है दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर हो गए उत्तर में। आगे थोड़ा बात करते हैं, अब नीचे चले आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, जिसको मिलाकर एक कर दिया गया 2020 में। अब ये दोनों एक हो गया, तो ये हो गया हमारा 5वां। छठा हमारा है लक्षद्वीप, 7वां हमारा है पांडिचेरी और 8वां हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये 7वां और ये 8वां, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, पांडिचेरी से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पांडिचेरी कितने राज्य में फैला है, तो एक तो हमारे पांडिचेरी है और यहीं पे पांडिचेरी के नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये है कराईकल, ये पांडिचेरी का हिस्सा, एक पांडिचेरी 2 हो गया। यमन भी पांडिचेरी का हिस्सा है जो आंध्र प्रदेश में है, और एक माहे जो पांडिचेरी का हिस्सा है जो केरल में है। तो पांडिचेरी भारत के 3 राज्य में फैले हैं। एक हमारा 2 हिस्सा है तमिलनाडु में, एक हिस्सा है आंध्र प्रदेश में और एक हिस्सा है केरल में। और पांडिचेरी किस कंपनी के अधीन था? फ्रांसीसी के अधीन था, जबकि गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था। और गोवा भारत में 1961 में भारत में शामिल हुआ है और इस समय पुर्तगाली गोवा छोड़कर गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल, बुल मतलब साढ़ ना, का प्रतीक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो जैसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है वो घोड़ा का प्रतीक है। जब महात्मा बुद्ध घर छोड़े थे, घोड़ा का नाम और सारथी का नाम पूछता है, तो घोड़ा का नाम था कंथक और जो सारथी था महात्मा बुद्ध का, जो घोड़े रथ को चला रहा था, उसका नाम था चन्ना। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। गृह त्याग की घटना घोड़े से संबंधित है, लोटस और बुल जन्म से संबंधित है ना। जैसे महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु, जैसे मृत्यु तो स्तूप बना हुआ है ना, जैसे बिहार में राजगीर में स्तूप है, शांति का स्तूप, तो ये मृत्यु से संबंधित है।
तो ठीक है, आंसर होगा हमारा ए। आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह विशाल ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ये पूछ रहा है। देख ले लो कि कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा था पीछे। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सोलर सिस्टम में एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या देखना है। तो सोलर सिस्टम में क्वेश्चन आता है कि लाल ग्रह कौन है, तो लाल ग्रह हमारा दिख रहा होगा, लाल लाल मंगल है। नीला ग्रह आपसे पूछ देगा कौन है, गर्म ग्रह पूछ देगा कौन है, तो गर्म ग्रह हमारा शुक्र है। शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, है ना, भगनी भी कहा जाता है शुक्र को। बृहस्पति के बारे में देखें तो बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है ना, और इसे हम लोग आउटर प्लेनेट कहते हैं, और ये हमारा इनर प्लेनेट है। तो अगर कभी पूछा जाए कि इनर प्लेनेट में यानी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो पृथ्वी है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो आकार के मामले में पृथ्वी 5वें नंबर पे है। पहला बृहस्पति, फिर शनि, फिर ये और फिर नेपच्यून, और इसके बाद 5वें नंबर पे हमारा आता है अर्थ। 6ठे पे जाता है वीनस, 7वें पे मार्स और 8वें पे मरकरी। प्लूटो हमारा ग्रह था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह सिस्टम से निकाल के हटा दिया गया, क्योंकि प्लूटो क्या करता था ना, घूमते घूमते ये दूसरे के कक्षा में आ जाता था, तो इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। उससे प्लूटो को क्या फर्क पड़ता है कि क्या कर रहा है अर्थ पे लोग, अपना जो कर्म कर रहा था वो प्लूटो कर रहा है। ठीक है, तो आप भी अपना काम करना पर चीजों को देखना। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, कौन थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो संविधान सभा था, वित्त था और कर्मचारी थे, ये थे हमारे सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे और भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है ना। अब बात करते हैं कि संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, तो ये समिति कौन कौन सी थी, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे संघ शक्ति समिति कौन था, प्रारूप समिति के बारे में पूछता है, अध्यक्ष कौन थे और कितने सदस्य थे ये पूछता है। ठीक है, कौन इसमें से सदस्य नहीं थे ये भी पूछता है। तो एक बार ये बातें अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खेल के संगठन फीला किससे संबंधित है, इनमें से कौन सी संस्था है जो फीला से संबंधित है, तो आंसर होगा ये संस्था है कुश्ती। ठीक है, कुश्ती। ये फीला को बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 2014 में, और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इसका नाम रख दिया गया 2014 में। ठीक है, अगर फीला का हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते अगला, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाइएगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका में स्थित है, और कर्नाटका में किस राज्य में, तो कर्नाटका का हम्पी जानते हैं ना, हम्पी कौन हम्पी, अरे विजयनगर साम्राज्य सर, विजयनगर साम्राज्य जो हमारा था यही हमारा हम्पी। ठीक है, जहाँ पे हरियर और बुक्का शासन करते थे। ये मंदिर जो है विरूपाक्ष मंदिर, इसका जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय इसका निर्माण करवाएंगे। ठीक है, और पूछेगा किस नदी के किनारे है, अगर नदी पूछे तो नदी होगा तुंगभद्रा, क्योंकि तुंगभद्रा नदी के किनारे ही हम्पी स्थित था, विजयनगर साम्राज्य पूरा स्थित था। तुंगभद्रा दो नदी है, तुंगा और भद्रा नामक दो नदियां हैं, जो किसकी सहायक नदी है, तो जो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, और श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, कौन नहीं जानता है, ये क्वेश्चन तो जानते ही होंगे, कौन थे, तो राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, कहाँ किया गया था, ये कहाँ के थे, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजाराम मोहन राय के बारे में देखें तो इनका जो थोड़ा सा बात हम इनके बारे में जान लेते हैं। क्या क्या बातें जानना है, तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था भाई ये भी बता दीजिए, बंगाल के नादिया नामक जिले में हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, 1828 में। सती प्रथा का अंत कब किया था, 1829 में, और किसकी सहायता से किया था, तो लॉर्ड विलियम और बेंटिक की सहायता से किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक वही व्यक्ति है जिन्होंने स्लीमैन की सहायता से
1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दी थी? तो अकबर द्वितीय दिए थे। और अकबर द्वितीय इसको कहां भेजे थे? तो अकबर द्वितीय इनको ब्रिस्टल भेजेंगे, लंदन, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर द्वितीय भेजते हैं कि जाइए और मेरा पेंशन के बारे में बात कीजिए, बढ़ाने के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है अकबर द्वितीय। ठीक है, आगे चलते। ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखे थे राजा राम मोहन राय। कौन भारत का एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? पॉलिटी से क्वेश्चन है। राजभाषा के बारे में देखें तो हमारा खंडेसी जो है ये आधिकारिक राजभाषा नहीं है। राजभाषा के बारे में किसमें बात किया गया है? तो भाग 17। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि अनुच्छेद कौन सा, तो 343, अनुच्छेद 343। भाषा के बारे में बात किया जाए तो मूल संविधान में जो भाषा की संख्या थी वो था 14। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भाषा की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में है 22। बोर्ड और कैसे कैसे बढ़ा था, तो 21वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन, और 2002 में एक संशोधन हुआ था, 92 संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना, ये सारी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। बोडो कहाँ की भाषा है? तो बोडो असम की भाषा है, और बोडो असम की जनजाति का भी नाम है। और असम में ही हमारा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है। असम में ही दुनिया का एकमात्र नदी पे तैरता हुआ एक द्वीप है, नदी द्वीप है ना, जिसे माजुली के नाम से जानते हैं। विश्व का एकमात्र नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। असम में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है ना। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? प्रस्तावना का हिस्सा इसमें से कौन नहीं था? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रावधान, लिबर्टी, क्या? तो आंसर होगा प्रावधान। ये जो प्रोविजन है ना, ये हमारे संविधान में प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। और बाद में प्रस्तावना संविधान में 3 बातें और जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कुछ बातें और जोड़ी गई थी, 3 बातें जोड़ी गई थी। अगर आप जानते हैं तो वो तीनों बातों का आंसर हमें कमेंट में करना। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास यानी कॉटन। तो आंसर क्या होगा? लगा लिए होंगे, चीन होगा। चीन कपास में, चीन चाय में आगे है। ठीक है, कपास के बारे में थोड़ी बातें अगर और करें तो कपास की खेती भारत में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। और सिंधु घाटी के समय कपास को सिंडन बोला जाता था, है ना। यूनानी इसे प्यार से सिंडन बोलते थे, या हिंडन। सिंडन इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस नदी है ना, उसी को लेकर इसके बारे में बात कपास आया था। कपास से याद रखिएगा तंबाकू। तंबाकू जो लेकर आए थे पुर्तगाली लेकर आए थे। कपास काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और कपासी मिट्टी भी से कहते हैं। और कपास भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां बोल रहा है ब्राजील के बारे में, तो कहवा उत्पादन में ब्राजील आगे है। भारत में देखेंगे तो भारत दाल के उत्पादन में भारत आगे है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? वन्यजीव अभयारण्य, तो देखो मानस स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, असम में है। बांदीपुर हमारा कर्नाटक में है। आप बताना इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, और हम बता रहे हैं कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य असम में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप में दे देना कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। असम में है बोरी वन्यजीव अभयारण्य। आगे, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? भैया बता दीजिए। बिपिन चंद्र पाल कौन सा पत्रिका शुरू किए थे? तो इस पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया। ये वीकली था, सप्ताह में एक बार निकाला जाता था। ठीक है, अगर बात करें वंदे मातरम, तो ये लाला लाजपत राय शुरू किए थे, और ये जो था हमारा वो उर्दू भाषा में था, और ये दैनिक पत्रिका था, यानी हर दिन निकाला जा रहा था। ठीक है, अगर बात करें तलवार का, तो तलवार पत्रिका का संपादक हमारी एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और सुधारक मराठी भाषा में था, और सुधारक के लेखक कौन थे? पत्रिका किनके द्वारा निकाला गया था? हम ये बता रहे हैं कि ये मराठी भाषा में था।
अब आप हमें बताना किसको निकाले कौन था। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि बता दीजिए। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में पूछा जाता है ना। तो 1950 में योजना आयोग आया था, है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते तो कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे। पंचवर्षीय योजना आया है 1951 में पहली बार, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना, और इसमें कृषि पे बल दिया गया था। और ये 51 से रहेगा 56 तक, यानी 5 सालों तक था पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना को हटाकर उसके जगह पे नीति आयोग ला दिया गया ना, जो पंचवर्षीय योजना के जैसा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 78 से 83 के बीच में था, यानी यही एकमात्र योजना है जो 4 साल के लिए चलाया गया था। अच्छे से याद रखिएगा। और इस योजना में ही गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन, ये क्वेश्चन पूछा जाता, और ये मात्र 4 वर्षों के लिए था। अवकाश योजना पूछेगा कब से कब तक रहा, तो अवकाश योजना 1966 से 1969, इसे अवकाश योजना के नाम से जानते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया था। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से क्या है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है उसे कहते हैं उट्टम थिड्डल, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, जो हमारा पखपियाल है और हमारा चिरोकन है, ये मणिपुर का लोक नृत्य है। और मणिपुर में एक झील है जिसे कहते हैं लोकटक झील, और लोकटक झील दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है ना, तैरता हुआ। मतलब लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है एकमात्र। आगे जो खत्म दिख रहा है ना, ये कहाँ का लोक नृत्य है पता है, ये बिहार का है, सोच भी नहीं सकते हो, और ये बिहार का है। आगे चलते हैं। सिंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.54। अब कुछ चीजें यहाँ पे अपवर्तनांक से रिलेटेड है, तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है, पूछ देगा, याद रहेगा, एक बार एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन से। जैसे निर्वात, बर्फ, सिलिकॉन, एथेनॉल, एसीटोन और बेंजीन का अपवर्तनांक क्या क्या है, बस एक बार देख लेना। बेंजीन का, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, और सबसे कम बोला जाए तो निर्वात का होता है, यानी वैक्यूम का। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट कर देंगे ना, क्रस्ट कहते हैं। अगर अर्थ के बारे में देखा जाए तो अर्थ का 3 लेयर होता है, ये आपको पता होगा। कौन कौन सा लेयर का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम है सियाल, है ना, इसको कहते हैं सीमा, और इसको कहते हैं निफे, है ना। यानी यहाँ पे सिलिकॉन और यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा है, एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा है। ठीक है, यानी अगर पूछे धरती की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, अगर पूछे, अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, अगर धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, और अगर उपधातु पूछे तो उपधातु में होगा हमारा सिलिकॉन। ठीक है, और अगर पूछे धरती के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो निकेल पाया जाता है, और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। हाइडेस्पीच की लड़ाई, हाइडेस्पीच की लड़ाई किसे किसके बीच हुई थी, तो आपको पता होगा हाइडेस्पीच की लड़ाई किसे किसके बीच, हमारा सिकंदर था और हमारा था राजा पोरस। 326 सिकंदर 326 में भारत आएंगे। क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर भारत कब आते हैं, तो 326 में सिकंदर भारत आएंगे, और इसी समय हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ेंगे। पूछा जाएगा हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ये पूछा जाता है, तो झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की सेना कौन नदी से को पार करने के लिए इनकार कर दी थी, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी। सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था, 19 महीने तक रहा था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 303 BC में हुई थी। सिकंदर के समय उत्तर भारत में किसका शासन था, तो नंद वंश का शासक था, और धनानंद शासन कर रहे थे। ये सारे क्वेश्चन सिकंदर से पूछा जाता है। अच्छा, मृत्यु कहाँ हुआ था, यही पूछेगा, तो कहाँ हुआ था, तो बेबी लोन में हुआ था, है ना।
ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बाराबती स्टेडियम स्थित है किस राज्य में? इसका आंसर आप हमें देना, ये आंसर मैं दे रहा, इसका आंसर आप हमें खुद देना कि बाराबती स्टेडियम कहाँ है, बस कहाँ है, बस यही बताना है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय होगा हमारा लखनऊ में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3, इससे पहले विटामिन बी1 से लेके विटामिन बी12 तक आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नियासिन विटामिन बी3 में जाएगा, थाइमिन विटामिन बी1, राइबोफ्लोबिन विटामिन बी2 और बायोटीन होता है विटामिन बी7। ठीक है। पेंटाथोनिक एसिड के बारे में बात करें तो विटामिन बी5 को कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, एसिड। विटामिन के बारे में बात करें तो इसके बारे में जिक्र कौन किया था? तो फंक किया था। और कब किया था? तो 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। जल में हमारा कौन कौन विटामिन घुलता है? तो बी और सी जो घुलता है, बाकी ए, डी, ई और के ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। रासायनिक नाम सबसे पूछता है, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का होता है, ये तो देख ही लिए, विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं और इसको फ्लोक्लोबिन कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विटामिन एक पूरा टॉपिक है, बोलोगे तो हम पढ़ा देंगे, 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेंगे। कुवैत का मुद्रा को क्या कहते हैं? तो कुवैत की मुद्रा को कुवैती दिनार कहते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर जो मुद्रा है वो कुवैती दिनार ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछेगा तो ये करेंसी से क्वेश्चन था। हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ, तो ये सब क्वेश्चन तो पूछता है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? तो हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे है। और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे गोवा किस नदी के किनारे? कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं। तो गोवा है मांडवी नदी के किनारे, क्योंकि ये सब नदी का नाम आप नहीं सुने होंगे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर बोलेगा कि हमारा क्या कहते हैं उड़ीसा, ये भी पूछा जाता है। तो उड़ीसा तो आप जानते होंगे, उड़ीसा महानदी, यानी उड़ीसा नहीं देगा, आपको देगा कटक। पूछेगा कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक महानदी के किनारे स्थित है ना। उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछता है नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एफडीआई का विस्तार क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आंसर होगा ऑप्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना, तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, सल्फर का प्रतीक क्या होता है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, सल्फर लगा लिए, आंसर है बी। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 16। और सल्फर मेटल है कि नॉन मेटल है कि सब मेटल? इसको तोड़ेंगे, 2, 8, 6, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा, ये नॉन मेटल में आते हैं। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, ये मेटल की श्रेणी में आते हैं। तो सल्फर हमारा एक नॉन मेटल एलिमेंट है। आगे चलते हैं। भारत में विधि आयोग एक कैसा आयोग है? तो भारत में विधि आयोग जो है एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। विधि आयोग के बारे में बात करें तो विधि आयोग का गठन बहुत पहले हुआ था, मतलब 1933-34 में विधि आयोग का गठन सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है। अगर विधि आयोग के बारे में पूछ रहा है कि विधि आयोग के प्रथम सदस्य कौन है, वर्तमान सदस्य कौन है, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का विधि आयोग एक संस्था है, कैसी संस्था है? ऑप्शन देख लेना अच्छा से और एलिमिनेट करके आंसर मारना, ठीक है, कि क्या नहीं हो सकता, और नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। तो विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। अब विधि आयोग के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे प्रथम विधि आयोग 1833-1834 में स्थापित किया गया था और इस समय मैकाले जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत में विधि आयोग 1955 में आया है और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो MC शीतल बाड़ थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शीतल बाड़। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने नंबर का विधि आयोग चल रहा है, तो 22वें नंबर का विधि आयोग चल रहा है। और 22वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, ऋतुराज अवस्थी है वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष। आगे चलते हैं। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा
बैडमिंटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा तब होगा जब पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान अम्लीय वर्षा का 5.6 होना चाहिए। पीएच मान का वैल्यू पूछता है कहां से कहां तक? ये 7, इसे एसिड कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, 0 से लेकर 14 तक। सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, है ना। आगे चलते हैं। किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? पशु जीवन किसे कहते हैं? तो पशु कहते हैं फौना को। फौना मतलब होता है जंतु, और फ्लोरा मतलब होता है जंगल या पेड़ पौधे। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो ये तासा जो है ना, ये राज्यसभा में जाते हैं और ये असम राज्य से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 250, 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ठीक है, आज हमारा यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, फ्री में चल रहा है सुबह 8 से 10, और शाम में प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो शाम और सुबह दोनों फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।